नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना शुरू कर दिए होंगे। टेस्ट पेपर भी आप लोग प्रॉपर सॉल्व कर रहे होंगे और हाँ, अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं आपसे रोज कहती हूँ उसको भी आप लोग प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे पूछी थी कि जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो मुझे बताइए कि कौन कौन लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसा, जो आप लोग अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग का स्कोर कैसा है, कौन सा सेक्शन जो है वो वीक है। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट देना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप ये देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, किसमें आपके बार बार कम मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे आप ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। इन सब चीजों को जो है नोट डाउन करिए और उस पर प्रॉपर वर्क करिए। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग करिए और जो है वीक है, जहां पे जो पोर्शन आपका वीक है उस पर और ज्यादा वर्क करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहले शहरी जलवायु फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए, पहला शहरी जलवायु फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है, यानी कि जो शहरी जीवन पे जो जलवायु परिवर्तन है उसका जो प्रभाव पड़ने पर जो बनाई गई फिल्में हैं उस फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए इस फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए, जिन्हें आंसर आ रहा है वो प्रॉपर आंसर करें और जिन्हें आंसर नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें। और कुछ तो ऐसे धन्य पुरुष लोग हैं यहाँ पे जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे लेकिन सारी वाहियात बातें कर लेंगे, है ना। उनको कभी वीडियो को शॉर्ट करना रहेगा, कभी मैडम तो एक ही चीज बार बार रिपीट करती हैं मैडम, लेकिन जो रिपीट करती है क्वेश्चन उसका आंसर वो नहीं दे पाएंगे। टाइपिंग करने में उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर कभी दे दे नहीं, उनको तो हर चीज से समस्या है। कितने ये नेगेटिव माइंडसेट के ये लोग होते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, ये लोग प्रिपरेशन करते क्यों, मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ। तो आप लोग जो लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा ऐसे माइंडसेट लोगों से बचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर पे दोस्तों चले तो करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है, यहाँ पे पहले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। और ये देखिए, ये जो पहला था ये शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव और इसका जो शुभारंभ किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली, वहां पे नई दिल्ली में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है ML भारती ऑडिटोरियम। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसे फिल्म महोत्सव को किसके अंतर्गत जो है आयोजित किया जा रहा है, तो ये शहरी, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यूथ 20 संपर्क समारोह के अंतर्गत इस पहले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपसे पहले ही बताया कि नाम से ही पता चल रहा है कि शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव, यानी कि जो शहरी जीवन है उस पर जो जलवायु परिवर्तन का पड़ने वाला प्रभाव है, इस पर जो आधारित फिल्में बनाई गई थी उन्हीं फिल्मों को इस फिल्म महोत्सव में दिखाया गया। तो इस फिल्म महोत्सव में देखा जाए 9 देश हैं, कुछ चुनिंदा जो है 9 देशों के कुछ चुनिंदा जो 11 फिल्में हैं जो इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड हैं, उन फिल्मों को क्या किया गया, उन फिल्मों को इसमें प्रदर्शित किया गया। ठीक है, और इस जो है एक तरीके से इन फिल्मों के ही दौरान क्या किया गया कि ये जो जलवायु परिवर्तन है शहरी जीवन पर जो प्रभाव डाल रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए ये जो चयनित फिल्में हैं, जो 9 देशों की जो चयनित फिल्में हैं जो जिनका चयन किया गया है, उनका प्रदर्शन देखिए कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, यहाँ पे जो है इन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका जो है ये पूरा जो कार्यक्रम है, इसका जो आयोजन किया जा रहा है, देखिए किसके किसके द्वारा किया जा रहा है। तो मंत्रालय है केंद्र सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन संघ, इनके द्वारा जो है इनके सहयोग से इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पहले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का शुभारंभ या आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली में, कौन से ऑडिटोरियम में, तो ML भारतीय ऑडिटोरियम में। ठीक है, लेकिन नई दिल्ली में अभी कुछ और भी ऐसे महासभा या फिर किसी सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो आपके फिल्म, जो आपके एक तरीके से फिल्म कह रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, ये वही सारी चीजें हैं जिनको हम लोग पिछले कुछ जो है महीनों में जिन करंट अफेयर को पढ़े थे। और आपको भी पता है कि एग्जाम में कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और जो पिछले 6 महीने का तो उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, है ना। तो अगर इसमें हम बात करते हैं कि देखिए इंटरपोल की जो, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस है, जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पोल की 90 यानी कि 90th जो महासभा आयोजित की गई थी, ये कहां पे इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन कहां किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, वही बात करें 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है, ये भी दोस्तों किया गया है नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली, ये गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। वही देखिए तीसरा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? ये भी नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन। आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि किस स्टील कंपनी को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS, ठीक है, लाइसेंस मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आग प्रतिरोधी यानी कि जो आग के प्रतिरोध कर सके, ठीक है, ऐसे स्टील बनाने का BIS जो लाइसेंस मिला है वो मिला है जिंदल स्टील को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण पत्र जिंदल स्टील को मिला है और ये भारत की प्रसिद्ध स्टील कंपनी है। ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर, और इसको देखा जाए भारतीय मानक प्रमाण पत्र, इसको BIS जो है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इसको मिला है। अब इससे क्या होगा? इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो जिंदल कंपनी है वो क्या कर सकेगी? ऐसा स्टील बना सकेगी जो आग के जो है प्रति क्या होगी? आग प्रतिरोधी क्षमता उसके अंदर होगी। तो आग प्रतिरोधी इस्पात संरचना का उत्पादन करेगी इस प्रमाणन पत्र मिलने के बाद। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ऐसा भारत में पहली बार है कि किसी गैर ज्वलनशील स्टील की इमारतें बनेंगी। ठीक है, इसके बाद तो ये ध्यान रखिएगा कि आग को रोकने वाला ये पूरा वहां पे ऐसी जो इमारतें बनेंगी इस स्टील का प्रयोग करके, वहां पे आग की घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गैर ज्वलनशील स्टील की इमारतें भारत में बनने जा रही हैं। जिंदल स्टील को जो है इसका प्रमाण पत्र यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र मिला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल चर्चा में थी। जैसे कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया गया है, किसके द्वारा दोस्तों? ओला के द्वारा। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिथियम जो है, लिथियम इसका भंडार अभी हाल फिलहाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? आप मुझे बताइए। लिथियम, ठीक है, इसका बैटरी में जो है इस्तेमाल किया जाता है लिथियम का, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लिथियम का भंडार जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिला था। ठीक है, यहाँ पे अगला जो है फैक्ट्स नोट की बात करें तो कंटार ब्रांडेड, ठीक है, ब्रांडजेट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी दोस्तों कौन बन गई है? टाटा कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज, TCS जो है, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था। चलिए भाई देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्टार कर लीजिएगा ये प्रश्न, क्योंकि अभी देखिए वुमेन प्रीमियम लीग का फाइनल हो गया है जिसका आयोजन किया गया था कुछ दिनों पहले और इसका फाइनल हो गया है। तो देखिए प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि किस टीम ने महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब जीता है? तो वुमेन प्रीमियम लीग देखिए फाइनल हो चुका है और इसका जो खिताब जीता है वो किससे जीता है? ये दीजिए है दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई में ही इसका आयोजन किया गया और मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है दिल्ली कैपिटल को क्या करके? हरा करके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया है। फाइनल मैच जो दोस्तों हुआ है वो मुंबई में ही इसका आयोजन भी किया गया था और मुंबई का एक स्टेडियम है जिसका नाम है बेब्रॉन स्टेडियम। ठीक है, बेब्रॉन स्टेडियम नवी मुंबई में है और इसी बेब्रॉन स्टेडियम में वुमेन प्रीमियम लीग का पहले संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें देखा जाए मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके पहला जो है IPL का खिताब या ध्यान रखिएगा वुमेन प्रीमियम लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, फाइनल में देखा जाए मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया है और यहाँ पे टॉस जो जीता था वो यहाँ दिल्ली कैपिटल नहीं जीता था और दिल्ली कैपिटल की जो कप्तान है मैंग लेनिंग, उन्होंने जो है क्या किया था? टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ठीक है, टूर्नामेंट में देखा जाए कुछ यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है फाइनल में, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया है वो हेली मैथ्यूज को दिया गया है जो कि मुंबई इंडियंस से है। वही देखा जाए ऑरेंज कप जो मिला है वो मैंग लेनिंग को है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दिल्ली कैपिटल से है, उसकी कप्तान भी रही है और पर्पल कैप जो मिला है वो हेली मैथ्यूज को मिला है। वही मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यास्तिका भाटिया, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो है अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये कुछ अवार्ड है जो कि वुमेन प्रीमियम लीग से संबंधित है और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे बात किया कि ये जो पहली बार खेला गया है वुमेन प्रीमियम लीग, ये खेला गया मुंबई में
में, और इसमें पहली बार जो है पहला संस्करण था और संस्करण में 5 टीमों ने भाग लिया था। ये 5 टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी? मुंबई इंडियंस जो कि विनर ही रही है पहले संस्करण की। दूसरी कौन थी दोस्तों? यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। दिल्ली कैपिटल उपविजेता रही है, ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस ने इसको हराया। उपविजेता आपसे पूछा जाए तो दिल्ली कैपिटल है। यूपी वॉरियर्स भी है, ठीक है, वॉरियर्स। और यहाँ पे जो है गुजरात जायंट, ये क्या है? ये 5 टीमें हैं जो वुमेन प्रीमियम लीग में जो है पार्टिसिपेट की थी, भाग ली थी, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई? ध्यान रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है महिला विश्व कप मुक्केबाजी का, और इसमें 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी जो भारतीय बन गई, देखिए पहली तो आपको पता ही होगा एमसी मैरी कॉम थी, और दूसरी जो बनी है दोस्तों वो बनी है निखत जरीन, ठीक है। निखत जरीन जो है ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं जिन्होंने एक से अधिक जो है स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे जो है निखत जरीन, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देखिए आपको क्या पता चल रहा है, ये अभी जो विश्व चैंपियनशिप, महिला विश्व चैंपियनशिप जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इसमें इन्होंने देखिए 50 किग्रा जो वर्ग है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा करके दोस्तों? तो वियतनाम की खिलाड़ी है जिनका नाम है, वियतनाम की मुक्केबाज है जिनका नाम है गुएन शो टैम, ठीक है। गुएन शो टैम को इन्होंने हराया है और 50 किग्रा वर्ग में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। ये जो महिला विश्व कप चैंपियनशिप चल रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए इसके पहले भी जो है निखत जरीन ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर रहे थे, और ऐसा करने वाली ये जो है दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज हो गई। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 अभी जो विश्व चैंपियंस है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले भी जो विश्व चैंपियनशिप हुआ था 2022 में, इन्होंने 52 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल का खेल जब हुआ था इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो एक से अधिक स्वर्ण पदक जीता है। ये तेलंगाना की निवासी है निखत जरीन, और इन्होंने पहले जो है राउंड में शानदार प्रदर्शन किया और 5-0 से स्कोर लाइन के साथ ये आगे रही, ठीक है। जैसा कि हमने बात किया इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और इसी के साथ साथ देखा जाए निखत जो है ये भारत की जो महान मुक्केबाज है जिनका नाम है एमसी मैरी कॉम, उनके ये बराबर में आ गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी विजेता रहे हैं, जैसे कि 45 से 48 वर्ग किग्रा में जो फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो ये है नीतू घुनघास ने जीता है। ये मंगोलिया की देखा जाए जो मुक्केबाज थी जिनका नाम है लुसे खान, ठीक है, अलासोंतेक, इनको हरा करके जो है ये भारत का पहला इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगला देखा जाए 75 किग्रा वर्ग में जो जीता है ये लवलीना बोर्गोहेन ने जीता है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इन्होंने 75 किग्रा फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जो मुक्केबाज है जिनका नाम है कैटलीन पार्कर, उनको हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीता है। और लवलीना का देखा जाए तो ये पहली बार जो है कि विश्व चैंपियनशिप में इनका ये पहला स्वर्ण पदक है या स्वर्ण जीतने में सफल रही है। वहीं देखा जाए 75 से 81 किग्रा वर्ग में देखिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वीटी बुरा ने जीता है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसी के साथ जो है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हुई, इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीतने हैं दोस्तों? तो 4 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बड़ी अचीवमेंट है, इतने सारे स्वर्ण पदक जीता, देश का नाम बहुत रोशन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोगों ने आज 2 स्पोर्ट्स से रिलेटेड वुमेन प्रीमियम लीग के बारे में बात किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है उसके बारे में बात किया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो हमारा ये रिपोर्ट से रिलेटेड है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में कितने स्थान पे है? जो ये रिच लिस्ट में देखा जाए तो भारत जो है अरबपतियों की संख्या है कितने मामले में भारत का स्थान क्या है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो भारत का क्या स्थान है दोस्तों? तो भारत तीसरे स्थान पे है। तो दुनिया में जो तीसरे नंबर पे भारत आता है अरबपतियों की संख्या के मामले में, पहले नंबर पे चीन आता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है ये 2023 की, जिसको जारी किया गया हाल ही में, और इसमें बताया गया कि भारत की जो स्थिति है अरबपतियों के मामले में, भारत जो है अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे दोस्तों कौन आता है? चीन आता है। और आपको पता है चीन जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का जो है कंट्री है, और ये एशिया महाद्वीप में
जो है बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता है काफी भाई। 18 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी अमेरिका के बाद मानी जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, चूंकि अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन नंबर 1 पे है, तो यहाँ पे जो अरबपति है, जो स्वयं निर्मित, जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं चाइना में, उनकी संख्या देखिए, अरबपतियों की संख्या बताई जाए तो कितनी है, इनकी संख्या 891 है, ठीक है, 891 है। और इन 891 की कुल संचयी संपत्ति है वो करीब 3014 बिलियन डॉलर की मानी जाती है। वही बात किया जाए तो जो स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है दोस्तों? अमेरिका आता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्वनिर्मित जो खुद से बड़े हैं, जो अरबपति हैं, उनकी संख्या के मामले में चूंकि अमेरिका दूसरे नंबर पे है, तो कितने जो है यहाँ पे स्वनिर्मित सेल्फ मेड मिलेनियर्स है यहाँ पे, तो वो है 496। और इनकी संचयी संपत्ति देखिए ये ज्यादा है, 13 देखा जाए तो 3093 है, ठीक है। भारत की बात करें, जो सूची में दर्शाया गया है, भारत जो है यहाँ पे, भारत में स्वयं से बने जो अरबपति हैं वो 105 है, और इस श्रेणी के साथ ही 105 अरबपतियों के साथ भारत जो है वो तीसरे स्थान पे आ जाता है। इन अरबपतियों के सम्मिलित संपत्ति की बात किया जाए, धनराशि की बात किया जाए, तो हुरून लिस्ट के अनुसार देखा जाए, रिपोर्ट के अनुसार 381 अरब डॉलर है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के दौरान देखा जाए, विश्व भर में जो भारत के अरबपति हैं उनकी संख्या में क्या किया गया, अनुपात में लगातार हमें बढ़ोतरी देख रही, बढ़ते आया है। पहले जहां पे पहले कर 5 साल पहले की बात करें, जैसे कि आज 2018 की बात किया जाए दोस्तों, 17-18 में, तो भारत में जो अरबपति थे, यानी कि पहले जो थे 4.9 है, अब दुनिया भर में कुल अरबपतियों की संख्या का कितने % हिस्सेदारी भारत रखता है, तो 8%। देखा जाए तो एक तरीके से दुगना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो अरबपतियों में यहाँ के जो अरबपति हैं उसमें 57% जो है वो स्वयं बने हुए अरबपति हैं। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अरबपतियों के मामले में, स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत की संख्या आती है तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, ठीक है। आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि देश का केंद्रीय बैंक किस राज्य में ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा? तो किस देश में किस राज्य में कर रहा है ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कर रहा है दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में कर रहा है। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है आरबीआई के, वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? ये है शक्तिकांत दास, जिस क्रम में देखा जाए तो ये 25वें गवर्नर है। और ये देखा जाए इन्होंने उड़ीसा, यानी उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पे इन्होंने ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का आधारशिला रखा है। कहाँ रखा है? भुवनेश्वर में रखा है। इसके बारे में बात करें तो ये जो नया डेटा सेंटर जो स्थापित किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, तो ये डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान रखिएगा ये प्रशिक्षण संस्थान है, ये आरबीआई और वित्तीय क्षेत्र की जो उभरती जरूरतें हैं, देखिए समय के साथ साथ जरूरतों में बदलाव आता है, और जो नई नई जरूरतें जिस तरीके की आ रही हैं उनको पूरा करने में ये डेटा सेंटर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर सक्षम होगा। यहाँ पे जो गवर्नर ने, ठीक है, इस बात पे जोर दिया है, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने, इन्होंने विशेषकर कुछ क्षेत्रों पे जोर दिया है, जैसे केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए नवीनतम सुविधा से आरबीआई के मौजूदा कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वता पर जोर दिया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेगा, गवर्नर ने इन्होंने इन सब चीजों के बारे में विशेष जोर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन किया गया? तो ये दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का जो आयोजन किया गया है किस कंट्री में दोस्तों? ये किया गया है इंडोनेशिया में किया गया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में इसका जो है आयोजन किया गया है, दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो वाणिज्य के विभाग के नेतृत्व में देखा जाए एक अंतर मंत्रालय प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इसका आयोजन ध्यान रखिएगा बाली, इंडोनेशिया के बाली में किया गया है, ठीक है, इस दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से देशों ने इस वार्ता दौर में भाग लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इंडो पैसिफिक का कंट्री, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, भारत, इंडोनेशिया, जापान,
कोरियाई गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इन सब सहित जो है 13 अन्य देशों के जो वार्ताकार हैं इस बाली वार्ता दौर में उन्होंने भाग लिया। इसमें देखा जाए 4 स्तंभों पर, ठीक है, जो यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, प्रॉस्पेरिटी फ्रेमवर्क है, उसके 4 स्तंभों पर इन्होंने चर्चा की। ये 4 स्तंभ कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले स्तंभ की बात किया जाए फर्स्ट पिलर की, तो ये व्यापार ट्रेड होना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखा जाए जो तीसरा आपका देखा जाए पिलर है वो है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, और चौथा देखिए क्या है, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, यानी कि कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी। ये 4 पिलर है जिसपे जो है इन देशों ने मिलकर के चर्चा की है। इसी के साथ साथ देखिए एक और भी आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एलिवेट एक्सपो, ध्यान रखिएगा एलिवेट एक्सपो का ये 26वां संस्करण था, और 26वें संस्करण का जो आयोजन किया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित किया गया है। एलिवेट क्या होता है दोस्तों, तो ये दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक पिंचिंग श्रृंखला है जो स्टार्टअप को निवेशकों और वैश्विक समकक्षों के साथ जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो जो लोग भी निवेशक होंगे, एक तरीके से स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को उन निवेशकों जो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या फिर जो वैश्विक समकक्ष उनसे कनेक्ट करने का ये मंच होता है एलिवेट एक्सपो, और इसका 26वां संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है कर्नाटक में किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक दौरे पे थे, इन्होंने इस दौरान जो है बहुत सारी चीजों का उद्घाटन किया। यहाँ पे इसी के साथ साथ इन्होंने एक संस्थान का आयोजन किया है, उद्घाटन किया है, जो कि कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, चिक्काबल्लापुर में है। क्या नाम है, श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्था, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ये सेंटर है। और यहाँ पे संस्थान में जो है जितनी भी चिकित्सा जो है एजुकेशन है, मेडिकल जो एजुकेशन है वो क्या की जाएगी, निःशुल्क जो है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल भी प्रदान किया जाएगा। तो जो गरीब वर्ग होंगे या लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी इस इंस्टीट्यूट में। इसकी स्थापना जो की गई है, इस मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की जो स्थापना की गई है, क्या नाम है, श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान। ये देखा जाए श्री सत्य साई विश्वविद्यालय द्वारा जो है मानव उत्कृष्टता के लिए सत्य साई ग्राम चिक्काबल्लापुर में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चूंकि हम बात करें इसके बारे में, चूंकि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक दौरे पे थे, तो इस दौरान इन्होंने कुछ और भी जैसे कि मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने बेंगलोर मेट्रो की एक व्हाइट फील्ड से, ठीक है, कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन इन्होंने किया है। इस उद्घाटन समारोह में जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज मुंबई, ये लोग उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेट्रो जो बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड जिसको हम काडागुड़ी कहते हैं, वहां से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि जो कि ध्यान रखिएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मोरे इल की एक नई प्रजाति की खोज की गई। मोरे इल ध्यान रखिएगा ये मछली, एक तरीके की मछली होती है मोरे इल, और इसकी एक नई प्रजाति जो खोजी गई है दोस्तों वो खोजी गई है तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में हम बात करें तो जो शोधकर्ता है, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने तमिलनाडु का जो तट है कुडालोर तट, वहां से इन्होंने उस कुडालोर तट से दूर एक मोरे इल की एक नई प्रजाति खोजी है। देख लीजिए यही ये है, तस्वीर आप देख सकते हैं, मोरे इल है। और इस मोरे इल का नाम चूंकि तमिलनाडु के तट से खोजा गया है, इसीलिए तमिलनाडु के नाम पे जो इस मोरे इल का नाम रखा गया, क्या नाम है, जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडु एंसिस, ठीक है। ये इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है। बेसिकली इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ब्राउन मोरे, जो इसका ये कॉमन नेम होता है, लेकिन इस नई प्रजाति का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे एंडिसिस। इसकी बात करें, यह जीनस जो है ये जिम्नोथोरेक्स का पहला रिकॉर्ड है जिसे कुडालोर के तटीय जल के साथ किए गए एक अन्वेषण सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया है।
ईल की बात करें दोस्तों तो ये एक प्रकार की मछली होती है। वर्तमान में इनकी कई सारी विभिन्न प्रजातियां हैं, 800 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं। और ये ध्यान रखिएगा इसे ये जो है ये किस वर्ग में जो है ये वर्गीकृत किए गए हैं, एंग्विलिफोर्स वर्ग में जो है ये वर्गीकृत किए गए। ठीक है, किस वर्ग में दोस्तों, तो एंग्विलिफोर्स वर्ग में ये वर्गीकृत किए गए हैं। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शहर में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ग्रीन वॉल, ठीक है, हरित दीवार की जो है ये प्रोजेक्ट है, अरावली हरित दीवार प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की गई है किस शहर से की गई है, किस शहर में की गई दोस्तों, तो ये हरियाणा का शहर है गुरुग्राम में की गई। ठीक है, तो हरियाणा के यहाँ पे जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक गांव है जिसका नाम है टिकली गांव, वहां से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पे अवसर पर देखा जाए तो 25 मार्च के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का क्या किया है, अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। यह पहल जो है, इस पहल का उद्देश्य देखिए 5 राज्यों में जो फैली अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके लगभग 5 किलोमीटर बफर जो उनको क्या करना, हरित बनाना। ठीक है, पेड़ पौधे लगा करके पूरा एक तरीके से हरित बना देना। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय वन मंत्रालय के भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के विजन का हिस्सा है। तो जैसा कि जो केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई जा रही परियोजना ग्रीन कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या है, इस तरीके से जो भूमि क्षरण हो रहा है या फिर जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो भूमि मरुस्थल में तब्दील हो रही है, उनको रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना उसी विजन के हिस्से के रूप में इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया गया है। ये परियोजना की बात करें तो इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शामिल है। और जहां पे देखा जाए इन सब में देखा जाए तो 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अरावली श्रृंखला जो है वो फैली हुई है, अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इस परियोजना के तहत जो इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत देखिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो इस परियोजना में जितने भी देखिए जो वाटर बॉडीज है, जैसे कि तालाब हो गए, जो झीलें हो गई, जो नदियां हो गई जो सूख गई हैं, या फिर जैसे जो सतही जल स्रोत है वो जो सूख चुके हैं उनका कायाकल्प करना, उनका पुनर्स्थापना करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो झाड़ियां, जो बंजर भूमि हो गई, जो खराब वन भूमि पड़े हैं, उनमें क्या करना, पेड़ पौधे लगाना, एक तरीके से पेड़ और झाड़ियों की मूल प्रजातियों को लगाना इसमें शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये परियोजना इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ और भी चीजों पे ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी और चारागाह विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। तो ध्यान रखिएगा अरावली जो है प्रोजेक्ट, ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इसका उद्घाटन जो किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहाँ से, तो गुरुग्राम से किया गया। ठीक है, गाँव अगर पूछ दे तो टिकली गाँव से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है जो कि बुक से रिलेटेड है, बुक एंड ऑथर से, कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जिसका नाम है अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, अनुराग बेहर है। वहीं असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, असम वैभव। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये असम वैभव जो है ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको इस साल किसे दिया गया है, कैंसर विशेषज्ञ जिनका नाम है डॉक्टर तनय सीखिया। अगला है हमारा फैक्ट्स की, जो दोहा में आयोजित किया गया है एशियाई चैंपियनशिप 2023 पुरुष वर्ग खिताब जो लगातार दूसरी बार और कुल 9वें बार जीता है। किसने जीता है दोस्तों, पंकज अदानी ने जीता। ठीक है, महिला वर्ग में ये खिताब किसने जीता है, तो चीन की बाई युलू ने जीता है। वहीं उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा कहां पे, हल्द्वानी जिले में बनाया जाएगा। अगला है पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 197 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। ये पुर्तगाल के हैं और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो देखिए इसके पहले जो है 196 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले जो व्यक्ति थे ये कुवैत के बदर अल मुतावा थे, इन्हीं का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, क्रिस्टियानो ने। ठीक है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, जिन्हें अच्छी लगी हो लाइक करें, जिन्हें जो है बाकी देखा जाए शेयर आप लोग करिए, क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर दीजिए। बाकी हाँ, डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और फटाफट अपने रिवीजन में लग जाइए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।